जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल लिखा है, आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिटेल में एक प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम। पर उससे पहले व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, इनके बारे में जानेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हियर फर्स्ट वन इज एनाटॉमी. Anatomy is a branch of biology in which we study about the structure which done by cutting or dissection a body part or structure and their relationship with one and another in the body and their location, position, shape and size also. मतलब कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बायोलॉजी की दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें कि एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसी बॉडी को डाइसेक्शन करके उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं और उस स्ट्रक्चर का दूसरी स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उनके बारे में भी, साथ ही उस स्ट्रक्चर की शेप, साइज़, कलर और लोकेशन, कहाँ क्या पोजीशन है, इन सब के बारे में भी हम एनाटॉमी के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं। तो बात करें फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस, वर्क ऑफ द स्ट्रक्चर और बॉडी। इसका मतलब कि फिजियोलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडी या स्ट्रक्चर की फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि उसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। सपोज दैट जब हम किसी ऑर्गन की एनाटॉमी के बारे में अगर पढ़ेंगे, किसी स्ट्रक्चर की एनाटॉमी, जैसे कि हार्ट अगर हमने लिया है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, एनाटॉमिकल स्टडी में क्या क्या देखते हैं, उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है एंड उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, ये सारा कुछ एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। जबकि फिजियोलॉजी में हार्ट क्या करता है ये जानते हैं, जैसे कि हार्ट का काम पंपिंग करना होता है, ब्लड को पंप आउट करना होता है, तो ये फिजियोलॉजी हो गई उसकी। ओके, तो अब तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में जो आपको बताया गया, अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इजी आसान होने वाली है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन देखते हैं। इन ह्यूमन एनाटॉमी वी स्टडी फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक लेवल टू माइक्रोस्कोपिक लेवल अबाउट अ स्ट्रक्चर और अ पार्ट of the human body which is taken by a cutting up or dissecting technique। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन टेबल पर डाइसेक्ट करके उसकी स्ट्रक्चर को मैक्रोस्कोपिक लेवल से माइक्रोस्कोपिक लेवल तक स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि हम बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से जिन स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं, मतलब उन्हें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनका, और उनको डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उसे मैक्रो लेवल स्टडी कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब ये होता है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट तक उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी कहते हैं, जो कि एनाटॉमी के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जाना ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी को मेनली दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया, फिर उनको फर्दर कई ब्रांचेस में डिवाइड किया है। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर लें, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको एक दूसरे के अल्टरनेटिव और एक दूसरे के पैरेलल स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी स्ट्रक्चर जैसे सेल की स्टडी करते हैं एनाटॉमिकली, जैसे कि वह किन किन कंपोनेंट से बनी है और उसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उन ऑर्गेनल्स और उन कंपोनेंट्स और कंपोजिशंस के फंक्शन के बारे में भी स्टडी करते हैं कि किसका क्या फंक्शन होता है। इसलिए तो बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें तो यह एक लाइन में भी दी जा सकती है, लेकिन वह लाइन कहना क्या चाह रही है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन ह्यूमन फिजियोलॉजी वी स्टडी दैट हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क, मतलब कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन के साथ क्लियर करना चाहेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के सिर्फ बेसिक
फंक्शंस के बारे में ही स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके पर्टिकुलर पार्ट या इंटरनल स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में भी स्टडी करते हैं कि वह किस तरह से वर्क करता है और क्या वर्क करता है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। सो डेफिनेशन, in human physiology we study that how to function or work structure or part and body of the human, मतलब ह्यूमन की बॉडी और बॉडी का पार्ट या उसकी स्ट्रक्चर कैसे कार्य करती है, क्या कार्य करती है ना, उसके बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं। और इट डिस्क्राइब द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड बेसिक बॉडी ऑफ फंक्शंस फ्रॉम हाउ टू मॉलिक्यूल वी हैव इन सेल टू हाउ सिस्टम ऑफ ऑर्गन वर्क्स टुगेदर, मतलब कि ये क्या करता है, डिस्क्राइब करते हैं। इसी के अंतर्गत हम ये भी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बेसिक फंक्शंस के पीछे की क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है ना, और ये एक सेल में मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव करता है से लेकर एक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा डेली रूटीन लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी के फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल फंक्शंस के बारे में किस प्रकार से स्टडी और ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो जैसे कि जब आप भोजन करते हैं तो हैंड की मदद से भोजन को थाली से माउथ यानी ओरल कैविटी तक ले जाना, ये फिजिकल वर्क हो गया। और इसके बाद जो फूड होता है, भोजन होता है, वो हमारी ओरल कैविटी में टीथ और टंग की हेल्प से मैस्टिकेट होता है यानी चबाया जाता है, तो ये मैकेनिकल फंक्शन हो गया। तो जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट मैस्टिकेटेड फूड को मिक्सअप करने के लिए जो सैलाइवा प्रेजेंट होती है ओरल कैविटी में, वो सैलाइवरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होती है और ये केमिकल प्रोसेस के शुरू होता है, और जिसमें कि कई एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सैलाइवरी एमाइलेज जिसका अन्य नाम टाइलिन होता है, और लाइसोजाइम भी सैलाइवरी ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और इन सब की स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो अब आ जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के टाइप्स पे। तो ह्यूमन एनाटॉमी को मेजर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ग्रॉस एनाटॉमी, जिसे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहते हैं, और सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो बात करें ग्रॉस एनाटॉमी की या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन बाय नेकेड आई सच एज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, मतलब कि हम ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नेकेड आइज द्वारा, मतलब कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नेकेड आइज द्वारा देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ग्रॉस एनाटॉमी को फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सरफेस एनाटॉमी, इसके अंतर्गत हम एक्सटर्नल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। फिर रीजनल एनाटॉमी, इसके अंतर्गत हम बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके बाद नंबर 3 सिस्टेमिक एनाटॉमी, इसमें हम बॉडी के जो स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब इन तीनों के बारे में, मतलब सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी और सिस्टेमिक एनाटॉमी को थोड़ा सा मोटा जानकारी ले लेते हैं इनके बारे में। तो इनकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे कि सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ बॉडी एंड इट एम्स visualization in mind's eye of a structure that lies beneath the skin और hidden by it। यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि सरफेस एनाटॉमी में हम बॉडी का डाइसेक्शन नहीं भी करते हैं, है ना, केवल हम उसको एक्सटर्नली सरफेस, मतलब स्किन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको अपने माइंड में विजुअलाइज करते हैं, मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर लैंडमार्क एरिया में ये स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर थोरेक्स सरफेस एनाटॉमी की बात करें, तो हम विदाउट डाइसेक्शन किए एक्सटर्नली पैल्पेटिंग और लैंड मार्किंग की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं कि हमारे थोरेक्स में स्किन के ठीक नीचे रिब्स पाई जाती हैं, और उन रिब्स को लैंड मार्किंग और पैल्पेटिंग की मदद से हम देख सकते हैं कि वो 12 पेयर में होती हैं, और उनमें से 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स के होते हैं, 3 पेयर फॉल्स रिब्स के होते हैं, और बाकी के 2 पेयर्स
फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इनको जो ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स का नाम दिया जाता है, ये इनके अटैचमेंट के बेस पे दिया जाता है। जैसे कि हमारी जो 1 से 7 तक की रिब्स होती हैं, उनका एक एंड जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है और दूसरा एंड स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होता है। वहीं उसके बाद 8, 9 और 10 नंबर की जो रिब्स होती हैं, उनका एक एंड तो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है, लेकिन दूसरा वाला जो एंड होता है वो 7th वाली रिब्स से अटैच होता है, ना कि स्टर्नम से डायरेक्टली। इसीलिए इन्हें फॉल्स रिब कहते हैं। और जो 11 और 12 नंबर की रिब्स होती है, वो एक एंड उसका जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड से अटैच, लेकिन दूसरा वाला एंड बिल्कुल फ्री रहता है, वह किसी से अटैच नहीं होता है, इसलिए उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और इन सबसे जो स्ट्रक्चर बनती है उसे रिब केस कहते हैं। और जैसे कि हमें पता है, रिब केस में हमारे लंग्स होते हैं जो एक पेयर में होते हैं, और ये इनके बीच में एक स्पेस होता है जिसे मीडिया स्टर्नम स्पेस कहते हैं, और उसी स्पेस में हमारा हार्ट होता है, जिसकी कि मैक्सिमम स्ट्रक्चर या पार्ट्स होता है वो राइट लंग्स की अपेक्षा लेफ्ट लंग्स की साइड होता है। तो ये तो बात हो गई सरफेस एनाटॉमी की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बात करते हैं रीजनल एनाटॉमी की। तो डेफिनेशन इसकी इस प्रकार है: द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक बॉडी रीजन सच एज द एब्डोमेन इज नोन एज रीजनल एनाटॉमी। मतलब कि रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत बॉडी के स्पेसिफिक बॉडी रीजन में पाई जाने वाली सभी स्ट्रक्चर्स के इंटर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके एग्जांपल को समझने के लिए हम एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स के डिफरेंट 9 रीजन्स के बारे में मोटा मोटी समझ लेते हैं। तो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन्स को 9 रीजन्स में डिवाइड करने के लिए टोटल 4 इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, जिसमें से 2 वर्टिकली ड्रॉ करते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल या जिसे ट्रांसवर्स कहते हैं ड्रॉ करते हैं। तो जो वर्टिकल 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, उनमें से एक का नाम राइट मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, दूसरी का नाम लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, क्योंकि ये जो क्लेविकल बोन होती है उसके मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाती हैं। वहीं जो ट्रांसवर्स लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जिसको कि लास्ट रिब के ठीक नीचे से ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, और इसका नाम ट्रांसपाइलोरिक लाइन होता है, और इसको सब कोस्टल लाइन के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो सेकेंड लाइन होती है उसको हम इलियक क्रेस्ट लेवल से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो इलियम बोन है, पेल्विक गार्डल की इलियम बोन, उसका जो अपर पार्ट रहता है, अपर बॉर्डर रहता है, जो उसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं, वहीं से होकर लाइन को ड्रॉ करते हैं। और जो हमारा लंबर वर्टिब्री होती है, उनमें से जो 4th और 5th नंबर के, जैसे ये दिख रही है आपको लाइन, इनके बीच से पास हुई है, इसका नाम जो होता है इंटर ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन होता है। इसको ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए, हमारा जो एब्डोमिनोपेल्विक रीजन है वो 9 रीजन में डिवाइड हो गया, जिसमें ये वाला फर्स्ट है, सेकंड है, फिर थर्ड है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड ये वाला लास्ट 9th रीजन है। ओके, इसमें फर्स्ट वाले रीजन का नाम होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और इसके अपोजिट जो लेफ्ट में होता है उसका 3 नंबर पे जो होता है उसका नाम होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और इन दोनों के मिडिल में जो होता है नंबर 2, उसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। साथ ही एपिगैस्ट्रिक रीजन के अपोजिट वाला जो रहता है, ये तो सबसे ऊपर का हो गया और मिडिल में है, और इसके अपोजिट जो है सबसे नीचे मिडिल में 8 नंबर, इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक लोअर वाला है सबसे नीचे बीच में, और एपिगैस्ट्रिक सबसे ऊपर बीच में 2 नंबर पे एपिगैस्ट्रिक रीजन। आप बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच की, ये जो 5 नंबर दिया है इसको कहते हैं अम्बेलिकल रीजन। 5 नंबर वाले को अम्बेलिकल रीजन कहते हैं, और ये वाला रीजन जो होता है वो एपिगैस्ट्रिक और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के मिडिल में होता है। और नंबर 4 पे बात करें, जो कि अम्बेलिकल के लेफ्ट वाला है, इसको 4 नंबर दिया था हमने, इसका नाम होता है राइट लंबर रीजन। ठीक है, राइट लंबर रीजन के ठीक अपोजिट नंबर 6 वाला, इसको कहते हैं लेफ्ट लंबर रीजन। ओके, अब लेफ्ट लंबर रीजन के बाद अगर 7 नंबर की बात करें तो इस वाले रीजन को राइट इलियक रीजन कहते हैं, राइट इलियक रीजन कहते हैं। और राइट इलियक रीजन के ठीक अपोजिट लेफ्ट साइड लेफ्ट इलियक रीजन होता है। ओके, वैसे तो इसका हमने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर किस रीजन में
किस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वो सारा कुछ डिटेल में दे रखा है। और ये बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है अगर आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि अगर आपको पता है कि एब्डोमेन के किस रीजन में पेन है तो आप पता कर पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे कि उससे किस ऑर्गन को हार्म हुआ है, किस ऑर्गन में समस्या है, और उसका ट्रीटमेंट बेहतर कर पाएंगे। जैसे अगर आप जाते हैं कभी किसी डॉक्टर के पास तो अगर बोलते हैं कि मेरे एब्डोमेन में पेन है तो डॉक्टर का सबसे पहले क्वेश्चन यही रहेगा कि अपर रीजन में है या लोअर एब्डोमेन में है। तो उसी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कि किस ऑर्गन में हो रहा है और किस कारण से हो सकता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आपको दिया भी जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं तो कहता हूँ अभी जाके देखिए, लेकिन इस वीडियो के बाद तो ज़रूर ही देख लेना आप लोग, है ना। खैर, यहाँ पर हम एक ऑर्गन के बारे में बताएंगे कि वह किन किन रीजंस में है और एक दूसरे ऑर्गन से किस तरह से इंटरकनेक्टेड या अटैच होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल जो लेना है वो स्टोमक का है। स्टोमक जो होता है वो हमारे एब्डोमिनो पेल्विक के 9 रीजन्स में से 3 रीजन्स में देखा जा सकता है। जैसे कि स्टोमक का मैक्सिमम जो पार्ट होता है वह सेकंड वाले जिसे एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं उसमें देखा जाता है। उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में भी थोड़ा सा होता है, और साथ ही जो अम्बिलिकल रीजन होता है थोड़ा सा पार्ट स्टोमक का उसमें भी होता है। और स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है उसको बॉडी कहते हैं, और सेकंड पार्ट जो अपर पार्ट रहता है उसको फंडस कहते हैं, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है स्टमक का उसको पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसे ड्यूडेनम कहते हैं से अटैच रहता है, इंटरकनेक्टेड रहता है। सो इस प्रकार से रीजन्स और रीजन्स में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स के बारे में, साथ ही स्ट्रक्चर्स के एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में रीजनल एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। और अब बात कर ली जाए सिस्टमिक एनाटॉमी की, तो इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए। इन सिस्टमिक एनाटॉमी वी स्टडी अबाउट specific system or a specific organ system of the body like as cardiovascular system, respiratory system and digestive system। so इसका मतलब कि हम सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर्गत बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल जो लिए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम या किसी अन्य सिस्टम के बारे में भी स्टडी की जा सकती है। तो सिस्टमिक एनाटॉमी के अंतर्गत किस प्रकार से किसी स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी की जाती है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जैसे कि आप इमेज की हेल्प से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज या बोले माउथ, नोज और माउथ, क्योंकि नोज और माउथ दोनों से हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, तो नोज और माउथ से स्टार्ट होता है। फिर सेकेंड ऑर्गन जो होता है वो फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 ब्रोंकस में, या फिर इनको ब्रोंकाई भी कहते हैं। और इसके बाद ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंकस होते हैं राइट और लेफ्ट, ये फिर फर्दर डिवाइड होते रहते हैं ब्रोंक्यूल्स में। फिर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो एल्वियोलर डक्ट में फर्दर डिवाइड होती हैं, और जो एल्वियोलर डक्ट होती है हमारी, वो जो एल्वियोलर सेक होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है वो उनसे अटैच होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और ये जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं जिसका नाम डायफ्राम दिया गया है, ये एक प्रकार से मसल होती है, और ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं इसकी। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके ऑर्गन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन्स और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन्स। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑर्गन्स होते हैं उनमें आता है नोज, नेजल कैविटी, साइनस, साइनस के बाद फेरिंग्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स की बात करें तो इसे वॉइस बॉक्स का नाम दिया जाता है, और इसकी जो लेंथ होती है 2 इंचेस की होती है। फिर इसके बाद आता है ट्रेकिया। जो लैरिंग्स होता है वो अपर पार्ट फेरिंग्स से और लोअर पार्ट ट्रेकिया से अटैच होता है, और इसकी लंबाई लगभग 2 इंच होती है। इसके बाद जो हमारा ट्रेकिया होता है इसका अन्य नाम विंड पाइप भी होता है, और इसकी लेंथ लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, और इसका डायमीटर 1.5 से 2 सेंटीमीटर का होता है।
तो जो ट्रेकिया होती है वो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती हैं C1 से लेकर C7 तक, उनमें से जो C6 नंबर वाली वर्टिब्री होती है जो वहाँ से स्टार्ट होकर थोरैक्स की जो T5 वर्टिब्रा होती है वहाँ तक होती है, और उसके बाद ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई या ब्रोंकस कहा जाता है, और इसके डिवाइडेशन पॉइंट को कैराइना कहा जाता है। और इसमें पार्टिसिपेटेड जो सी शेप कार्टिलेजेनियस रिंग होती हैं उनकी संख्या 16 से 20 होती है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ऑर्गन की बात करें तो इसमें स्टार्ट होता है ब्रोंकाई से या ब्रोंकस से, ठीक है। ब्रोंकाई जो होती हैं फिर वो फर्दर डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स होते हैं एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और जो एल्वियोलर डक्ट होती हैं वो हमारे रेस्पिरेशन की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उससे डायरेक्टली अटैच होते हैं, जिसे एल्वियोलर सेक या एयर सेक या एल्वियोलाई कहते हैं, उससे अटैच होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। और अब इन सभी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाकर हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी उसे ही हम लंग्स कहते हैं। और लंग्स जो होते हैं हमारे वो एक पेयर में होते हैं, यानी कि दो लंग होते हैं जिन्हें राइट लंग और लेफ्ट लंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो राइट वाला लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट वाले लंग में 2 ही लोब होते हैं। और जो राइट में 3 लोब होते हैं उनके सेगमेंट होते हैं अलग अलग लोब के अलग अलग, जैसे हमारे पास 3 जो लोब हैं उनमें अपर, लोअर और मिडिल के नाम से जानेंगे। तो जो अपर वाला लोब होता है उसमें 3 सेगमेंट होते हैं, फिर मिडिल वाला जो लोब होता है उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, फिर जो लोअर वाला लोब होता है उसमें भी 3 सेगमेंट होते हैं। वैसे ही लेफ्ट लंग के अपर लोब और लोअर लोब में डिवाइड करके देखें सेगमेंट को, तो जो अपर लोब होता है उसमें 5 सेगमेंट होते हैं और लोअर लोब में भी 5 ही सेगमेंट होते हैं। दोस्तों इनको हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे, इनके एनाटॉमिकल और इनकी फिजियोलॉजिकल सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में भी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है तो इसलिए इसमें इतना ही। बाकी हम एक अलग सेपरेटेड वीडियो अभी प्रोवाइड करेंगे आप, जिसके अंतर्गत हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एक एक ऑर्गन की किस सेल से किस टिश्यू से मिलकर वो बना है और उसके कितने पार्ट होते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन और स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, क्या लेंथ है, क्या डायमीटर है, क्या कलर है, इन सबको डिटेल में जानेंगे। और साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रत्येक ऑर्गन के पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। मतलब कि एक ही वीडियो में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक ऑर्गन और उसके एक एक फंक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अब बात कर लें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है, जैसे कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम किसी सेल, टिश्यू या ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और इसकी भी कई सारी सब डिविजन्स होती हैं, जैसे कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी, ऐसे ही कई सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें सबकी माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी की जाती है, इसे साइटोलॉजी कहते हैं। वैसे ही हिस्टोलॉजी भी इसी के अंतर्गत आती है, माइक्रोबायोलॉजी भी इसी के अंतर्गत आती है और ऐसी कई सारे ब्रांचेस हैं। तो इन सबको हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में काफ़ी लेंथी वीडियो होगी, इसका